नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग अपनी अभिव्यक्ति या अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आजकल इसे एक टूल बना दिया गया है दूसरों को बदनाम करने के लिए। एक अच्छी चीज़ को कैसे भारत में इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे लोगों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया जाता है, एक कैंपेन चलाया जाता है जिससे उनकी इमेज खराब की जाए। आज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनके पास जो डिग्रियां हैं या जो अनुभव है, उसको मोदी सरकार 100% इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा होगा, पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में कई बड़े कदम उठाए गए। उन्होंने BSNL को, यानी कि भाई साहब नहीं लगेगा को भाई साहब ज़रूर लगेगा वाला बना दिया, लेकिन इसकी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे। उन्होंने उनके दौर में बल्कि भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलने लगी, दौड़ने लगी पटरियों पर, और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हर महीने 2 महीने पर आप 1-2 या 1 दर्जन वंदे भारत नई ट्रेनें देखेंगे चल रही हैं। इसके बावजूद उनका नाम नहीं लिया जाता। उन्होंने IT इंडस्ट्री में बहुत सारी क्रांति की, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता। उनका नाम बदनाम किया जाता है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग वही हैं जिनको अश्विनी वैष्णव के ये जो सारी उपलब्धियां हैं उनकी, उससे बड़ी चिढ़न होती है। वो हर वक्त उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करते हो। और आजकल ये मत भूलिएगा, मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, मत भूलिएगा कि जब मोदी पर टारगेट करते हुए लोगों की बात नहीं बनी, विरोधियों की बात नहीं बनी, तो आजकल नया फैशन आया है। फैशन क्या? मोदी सरकार के मंत्रियों की इमेज डाउन कर दो, मंत्रियों की। और जब मैं ये बात कह रहा हूं मंत्रियों की इमेज डाउन कर दो, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी उनके कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं, एक एक करके उनके खिलाफ नैरेटिव चलाया जाने लगा है। पहले गडकरी, फिर अश्विनी वैष्णव, इसी तरह करके लोग टारगेट किए जा रहे हैं। मेरे साथ पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, हम ये देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को लेकर एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि उनकी हज़ारों करोड़ की कंपनियां हैं, वो बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या सच्चाई है इसकी, जो उन पर आरोप लगाए गए, और जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं कौन? अनुपम, ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। ये कहानी हिंडनबर्ग के जमाने से शुरू है कि जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी छवि अच्छी हो, उसकी छवि को बर्बाद करो। और इसके लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। भारत के अंदर एक खास तरह का इकोसिस्टम अपने कारोबारियों को, अच्छी छवि के नेताओं को बर्बाद करने के लिए उनकी छवि के लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, एस जयशंकर को लेकर विवाद किया, हाँ, गडकरी जी को लेकर विवाद किया, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, अमित शाह और उनके बेटे को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि मोदी जी पे तो कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि कुछ तो है नहीं उनके पास, न खानदान, न परिवार, न दौलत, न पैसा, कुछ नहीं, तो क्या करें। तो अब इकोसिस्टम इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे एक एक मंत्रियों को टारगेट कर उन्हें बदनाम किया जा सके। यह उसी तरह की कोशिश है कि मनमोहन सिंह तो ईमानदार हैं, लेकिन उनके मंत्री के जो कैबिनेट के दूसरे सदस्य जैसे बहे, वो सब बेईमान। ए राजा, कनिमोझी, कपिल सिब्बल, उस समय भी ये चल रहा था ना। ठीक उसी तरह की नैरेटिव है। उनके खिलाफ तो सबूत आए, मामला कोर्ट गया। तो ये तो बदला है ना, क्योंकि आपने हमें बदनाम किया तो हम भी करेंगे। मामला सीधे सोशल मीडिया पर आ जाता है और फैसला सोशल मीडिया पर होने लगता है। नहीं तो किया ना, एक हरदीप पुरी थे, उनके खिलाफ एक खास नेता, मैं क्यों नाम लूं, इसी तरह की बकवास करने की कोशिश की थी, और हरदीप पुरी की वाइफ लक्ष्मी पुरी जी हैं, चली गई कोर्ट और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगा, कंपेंसेशन भी दिया। इसी तरह नितिन गडकरी पे केजरीवाल बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन माफी मांगनी पड़ी नितिन गडकरी से। नहीं, जैसे और मुझे उसी तरह के आरोप फिर लगाया जा रहा है। पंकज जी, एक बात बताइए, अगर अश्विनी वैष्णव जी ने कोई कंपनी खोली, वो किसी कंपनी के मालिक हैं, और मालिक तो आज से हैं नहीं, मालिक तो वो मंत्री बनने के पहले से हैं। और नहीं, मैं पूरी कहानी बताता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए 2007 में एक कंपनी आई जिसको हम सब फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हैं। 2 लाख रुपए की कंपनी थी, हर कोई जानता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर इसके बारे में जानकारी भी जुटा सकते हैं।
2 लाख रुपए की कंपनी इतने हजारों की कंपनी हो गई कि बाद में उसको टेक ओवर कर लिया गया। वॉलमार्ट ने टेक ओवर कर लिया, और जो ये पूरी डील हुई थी वो 16 बिलियन की हुई थी। तो अंदाजा लगाकर देखिए कि कहां 2 लाख की कंपनी और कहां 16 बिलियन में इसकी डील हो रही है। मतलब वॉलमार्ट ने उसको टेक ओवर किया। तो इससे क्या हम क्या बोले कि जो बिन्नी साहब थे, बिन्नी बंसल थे, मैं अगर सही हूं तो यही उनका नाम था, तो क्या उन्होंने घोटाला कर हाँ। लिया? नहीं नहीं, मैं पूरी कहानी बता देता हूं। नैरेटिव क्या है और सच्चाई क्या है वो दोनों बताता हूं। अश्विनी वैष्णव ने जब वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया था, हाँ। तो ये चूंकि बीच के दौर में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम था एडलर। 1 लाख के पूंजी से शुरू की गई थी, लेकिन जब ये काम कर रहे थे तो बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर में वो कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी आई। जेसीडब्ल्यू भी आई थी, उसी में बाद में फिर पार्टिसिपेट कर लिया, बहुत तरह की बात थी। ये उस दौर में हुआ था जब अश्विनी वैष्णव पॉलिटिक्स में आए नहीं थे। जब मोदी सरकार आई और अश्विनी वैष्णव को जैसे ही पॉलिटिक्स लाया तो इन्होंने बाकायदा डिक्लेयर करके अपने सभी तरह के बिजनेस से खुद को अलग कर लिया, हर तरह के बिजनेस से, इंक्लूडिंग दिस कंपनी ऑल्सो। एडलर से भी? अब ये हाँ, एडलर से भी। अभी इनका एडलर से वगैरह कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव फैलाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि एडलर का, क्योंकि 1 लाख से शुरू की गई कंपनी आज 423 करोड़ की कंपनी हो गई है, तो इसका मतलब कि जरूर कोई ना कोई घोटाला किया है और अश्विनी वैष्णव का उसमें योगदान। हकीकत यह है कि अगर कंपनी या फिर कोई अश्विनी वैष्णव जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको तो प्रॉफिट मिला ही देते हैं। अब बीएसएनएल में घोटाला कर दिया क्या? पहले तो बहुत नुकसान में था, इसको फायदे में लेके आए। तो इंडियन रेलवे, जिसके आज अभी मंत्री हैं, इंडियन रेलवे घाटे में जाती थी, सरप्लस में है, तो घोटाला कर दिया क्या? उसी तरह इनका एंटरप्रेन्योर स्किल था, टेक्नोक्रेट की अगुवाई में अश्विनी वैष्णव की ही तो देन है कि भारत 6G में जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेगा वो भारत में बन रहे हैं। भारत चाहता है कि इसलिए तो कह रहा हूं कि तैयार हो। देखिए, ये टेक्नोक्रेट तो हैं, इनके पास बुद्धि तो है, इसलिए जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको प्रॉफिट में ले आते हैं। और वो तभी प्रॉफिट में लाए थे जब ये काम करते थे, और छोड़ दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, उन कंपनियों की वजह से इसका भी बढ़ रहा है। अच्छा, आपने जब बड़ी बड़ी इसमें अश्विनी वैष्णव कहां है? तो कुछ लोग अब मैं तो देख रहा हूं आजकल की बदनाम करने के लिए क्या क्या आरोप लगते हैं। आरोप ये लगा रहे हैं लोग कि ठीक है, कंपनी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत क्लोज है सरकार के, इसलिए वो मतलब उनके पावर का इस्तेमाल करके कंपनियों को फायदा हो रहा है। अजीब हालत है। इस देश में जितने बिजनेसमैन को फायदा हुआ सब पे यही आरोप लगा है। अंबानी को वही आरोप है, अडानी पे वही आरोप है, बाबा रामदेव की पतंजलि पे वही आरोप है। जितनी स्वदेशी कंपनियां, जो भारत की कंपनियां हैं, जो अच्छा कर रही है, बताइए किस पे नहीं लगा है? और एक भी ऐसी विदेशी कंपनी बताइए जो चाहे तमाम गड़बड़ियां करे जिस पर यह आरोप लगा हो कि वो भारत में कुछ गड़बड़ियां कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप विदेशी कंपनियों के मामले में आंख मूंद लेते हैं। और डायरेक्ट क्या रिश्ता है, कोई भी यह साबित कर ले कि अश्विनी वैष्णव का दूर दूर तक एडलर से क्या रिश्ता है। और अगर इस तरह से रिश्ते अगर ढूंढे जाने लगे ना, तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, तो क्या ऐसे रिश्ते जोड़े जाएंगे क्या? कागजात हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने सबके सामने पेश किया था कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में आंग सांग सुकी और सोनिया गांधी एडवाइजरी बोर्ड में है, तो यह कोई रिश्ता हुआ क्या? इससे पहले के प्रधानमंत्री की बेटी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर रही थी, तो इस तरह से थोड़ी ना होता है। और यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट रिश्ता भी नहीं है। अब कैसे? मतलब कि कोई कंपनी, और मैं आपको बता रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं माइनिंग के लिए कि माइनिंग बिजनेस में है, एडलर माइनिंग बिजनेस में नहीं है, यह स्टील फ्रेम बनाती है उस बिजनेस में। देखिए, आरोप लगाने वालों को पता ही नहीं कि क्या कर रही है। बताइए कि इससे लोगों को ऐसा लगता नहीं है, पता नहीं समझ में आता भी है या नहीं, वो सीधा टाइटल क्या लगाते हैं, कोयला माफिया से लेकर रेल मंत्री तक का सफर। कुछ भी, अरे इसलिए बाद में माफी भी मांगते हैं ना। चाहता हूं, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में आए, वो पहले राज्यसभा में आए, तो आपको लगता है कि जब वो राज्यसभा में आए तो उनका कोई कनेक्शन रहा? और अगर कनेक्शन रहा भी या नहीं रहा,
नहीं, ऐसा कभी हर प्रतीत चुनाव हुआ में कि उनका सरकारी कामों में इंटरेस्ट कम और अपने बिजनेस को बढ़ाने में इंटरेस्ट ज्यादा रहा? अरे फुर्सत कहां है, आप देख नहीं रहे हैं? अश्विनी वैष्णव आईटी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये सूचना प्रौद्योगिकी जो ये अपना सारे मीडिया वाले का जितना ये है वो मिनिस्ट्री, वहां रेलवे मिनिस्ट्री, वहां 24 घंटे का तो हिसाब है कि कब कहां क्या कर रहे हैं ये। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं इन पे सबसे बड़ा आरोप है यही वाला। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूं तो मुझे पता है, इसी बात की जांच के लिए एक शाह कमीशन बनाई गई थी। शाह कमीशन मोदी सरकार ने नहीं बनाई थी, ये विपक्षी सरकार जब यूपीए की सरकार थी उसने बनाई थी। और उस वक्त भी जाके शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कहीं एक पैसे की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। अब बताइए शाह कमीशन गलत था क्या? आप बताएं। देखिए, कुछ भी बोल देना नहीं है, उसे प्रूफ करना होता है। और कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही हाल करना पड़े। 8 माफी मांग के तो एक बादशाह घूम रहा है और 14 माफी मांग के दूसरा पंजाब में बैठा हुआ है, और तीसरा साकेत गोखले वगैरह ये सब हरदीप पुरी वाले मामले पे इसी तरह का आरोप लगा के माफी पे माफी मांग रहा है। हर दूसरे दिन देखिए ना, साकेत गोखले की पूरी स्टोरी देखिए। और जो लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? एक सेकेंड पंकज जी, एक सेकेंड। जी जी, ये लगा कौन रहा है? न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक का इतिहास बताऊं क्या? नहीं वो तो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में तो बहुत सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं। मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कुल मिलाकर जो अभी तक का सफर रहा है अश्विनी वैष्णव का, उसे उसमें क्या क्या कहा जा सकता है कि एक मतलब ऐसा आदमी जो माइनिंग बिजनेस करता है, वो एक अपना बिजनेस चला रहा है और वो पॉलिटिक्स में आता है और वो इन तीनों को मिलाकर बहुत पावरफुल बन जाता है। क्या एक मतलब एक बात बताइए, जोड़ दिखता है आपको, पार्टनरशिप दिखती है तीनों के बीच? अश्विनी वैष्णव के बारे में तो यही बताया जा रहा है। नहीं, मैं एक बात ईमानदारी से पूछता हूं, आप भी इसका जवाब दें और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जवाब दें। एक आदमी अंडर सेक्रेटरी रह चुका है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, वो आदमी रेलवे मिनिस्ट्री चला रहा है, वो आदमी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चला रहा है। आरोप क्या है कि एक कंपनी है टोटल 423 करोड़ की है। अरे भाई, इसको घपला ही घोटाला करना होता तो इधर कम स्कोप था क्या? जो वो एक 423 करोड़ की टोटल कंपनी जिसके हाथ में अगर घपला करना होता, पूरी तरह रेलवे है, पूरा टेलीकॉम सेक्टर है, पूरा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग है, पूरा ये टेक्नोलॉजी इसके हाथ में है। ये अब बताइए क्या ये बचपना है? अगर करना भी होता तो ये पता चला ये काम करेगा। लोन भी है, बहुत मोटा लोन है अच्छा इनकी कंपनी के नाम पर। ठीक है, ठीक है, कंपनी पे लोन है तो ये गड़बड़ है। कंपनी अगर बेईमानी करती तब तो उसके पास बहुत ज्यादा रिवेन्यू होना चाहिए था, फिर वो कर्जा में काहे रहती? कर्जा में कौन सी ऐसी कंपनी है जो घोटाला करके कर्जा में है? वाह, फिर क्या फायदा घोटाला करने का जब मैं कर्ज में ही डूबा हुआ हूं तो? मैं अनुपम, मैं कंपनी चलाता हूं मान लिया, और मेरे पर 20 तरह का कर्ज है, तो मैं घोटालेबाज हूं? अरे भाई, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, किसी तरह चल रही है वो, ये होता है। और सबसे बड़ी बात की उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जो आरोप लगा रहे हैं। मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूं, डीप स्टेट ने भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और सिर्फ एक फील्ड में नहीं, वो अलग अलग तरीके से, ऑक्टोपस जिस तरह काम करता है ना, उसके बहुत तरह के टेंटिकल्स होते हैं। वो एनजीओ को भी फंड कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन को फंड करेंगे, वो शाहीन बाग को फंड करेंगे, वो पता चले मोदी को बदनाम करने के लिए मीडिया हाउसेज में पैसा लगाएंगे। ये न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री वगैरह क्या है ये? कभी पता तो कीजिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि इस आदमी में इतना बड़ा करियर हो गया, चाहे वो आईएएस बनने से लेके, अंडर सेक्रेटरी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके सब, आज तक एक दाग कोई नहीं लगा सका। तो चलो कुछ भी लिख देते हैं, सामने वाला अगर केस कर दिया तो माफी मांग लेंगे, लेकिन तब तक तो एस्टेब्लिश हो जाएगा ना। ये पब्लिक में सारे मंत्रियों के साथ ये हो रहा है, छवि बन जाएगी, सारे मंत्रियों के साथ हो रहा है, मोदी सरकार की बदनामी हो जाएगी। और जबकि नरेंद्र मोदी अपने एक बात जान जाए, अच्छा, ऐसे किसी एक व्यक्ति को नहीं रखते जिस पर कोई दाग हो या कोई आरोप हो। एक बात बताइए, तीसरा टर्म चल रहा है, ये कैसा बेईमान है कि पहला दूसरा टर्म में नहीं किया, जब तीसरा टर्म में आया तब शुरू कर दिया है।
या कुछ भी। पूरा करियर में एक दाग नहीं, गोल्डन करियर है। जिस चीज को हाथ में लिया एज एन आईएएस ऑफिसर, अगर जिले को हाथ में लिया तो जिले को संवारा, अगर किसी मंत्रालय को हाथ में लिया तो मंत्रालय को संवारा। और आसान नहीं था बीएसएनएल को प्रॉफिट में ले आना, आसान नहीं था रेलवे को सरप्लस में ले आना। कभी करके काम देखो। आज तक तो भारतीय रेलवे हमेशा घाटे में रहती थी। पता चला कि पटरी बिछाया नहीं, खाली ट्रेन की ट्रेन घोषणा कर दी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो ट्रेनों की स्थिति थी और आज जो ट्रेनों की स्थिति है, जाकर पूछ लीजिए भारत में किसी से। साफ सफाई के मामले में, टाइमिंग के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में आप पता कर लीजिए ना। रेलवे स्टेशनों के बारे में पता कर लीजिए। जिस रेलवे स्टेशन पे चूहे दौड़ा करते थे और खाने का डब्बा जहां तहां कचरा फेंका रहता था, आज कहते हैं कि एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन हो गया। आसान है क्या कर देना? जिंदगी भर में घर बनाते हैं ना तो समझ में आ जाता है। और ये पूरा रेलवे को टर्नओवर कर दिया, बीएसएनएल को टर्नओवर कर दिया। और आरोप क्या लगा रहा है कि एक कंपनी है जिसका टोटल वैल्यूएशन 423 करोड़ हो गया। अगर 423 करोड़ टोटल वैल्यूएशन है तो बताइए कितना घोटाला कर लिया होगा। 2007 से लेकर 2000 ये कितना चल रहा है, 2025 कंपनी के ऊपर लोन भी है, ये भी कह रहे हैं। और कर्जा में भी डूबे हुए हैं। ये नहीं बता रहे कि वाह जी वाह। 3 फर्म्स थे, 3 फर्म ने मिलकर लोन लिया, लेकिन आरोप बिल्कुल 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 फेंक दिया। नहीं, आसान है ना। देखिए क्या होता है कि मैं तो बार बार बोलता हूं कि एक बार अगर ये लीगल लेंगे, देखिएगा फिर माफीनामा आ जाता है तुरंत खत्म। लेकिन तब तक तो कम से कम दुष्प्रचार हो जाता है ना। अच्छा, वो हिंडनबर्ग वाले आजकल दिख नहीं रहे हैं, माफी मांगे कि नहीं मांगे? कंपनी तो बंद करके भाग गई। महुआ मोइत्रा क्या कर रही है? और वो जो हाथ फैला फैला के आराम से घूम रही है। हाँ, और हाथ फैला फैला के टी शर्ट पहन के जो लोकसभा में बोल रहे थे हिंडनबर्ग, वो कहां है? उस पूरे नैरेटिव से किसका नुकसान हुआ? देश के ही लोगों का नुकसान तो हुआ। वो इन्वेस्टर, अरे देश के आम शेयर धारकों का पैसा डूबा। बिल्कुल आम शेयर धारकों का पैसे का नुकसान हुआ। और ये आदमी जो टी शर्ट पहन के सदन में खड़ा होकर हिंडनबर्ग कर रहा था, वो क्यों नहीं उसका नाम ले रहा? राफेल चोर है वाले का क्या हो गया? क्यों नहीं नाम ले रहा? राफेल से चोर है से लेके पेगासस से लेके हिंडनबर्ग से लेके, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या? देखिए आप मतलब मैं एक सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइमलाइन आप समझिएगा। 2019 के चुनाव से पहले 2018-19 में क्या चौकीदार चोर है का नारा आया, ठीक? अब आया वोट चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगाया था, तब चुप रहे। अब आया वोट चोर है का नारा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ना हो कि जैसे पिछली बार चौकीदार चोर है के मामले में माफी वगैरह मांगने की नौबत आ गई थी, कहीं अब की बार वैसी स्थिति ना बन जाए जो स्थिति दिख रही है। मैं एक बात और बताऊं, आखिरी लाइन। सारी मर्यादा भाषणों में तार तार हो रही है। मोदी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ सीधे तुम तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है, देखिए बहुत सारे विपक्षी नेता हुए, लेकिन जब प्रधानमंत्री पर या प्रदेश में मुख्यमंत्री पर कुछ आरोप लगाते हैं तो आदरणीय ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, मतलब या फिर कर्टसी में कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें सम्मान झलकता है। लेकिन राहुल गांधी में शायद इतनी चीज़ें भी नहीं बची हैं, वो ऐसा नहीं कर। मैं बताऊं अनुपम आखिरी बार बता रहा हूं, ये देश कैसे चल रहा था पता है? इस देश में एक प्रधानमंत्री था, उसकी कैबिनेट थी, उसका कोई वैल्यू नहीं था। एक महिला थी और उसकी अपनी कैबिनेट थी, जिसे सलाहकार परिषद बना के इन्होंने रखा था। सलाहकार परिषद में कौन थे पता है? जितना एनजीओ वाले हैं ना, क्रिश्चियन मिशनरी, लेफ्टिस्ट, ये सब एनजीओ वाले सब सलाहकार परिषद में थे। सलाहकार परिषद को कितना पैसा आता था पता है? इन्होंने अपने ब्रांचेस खोल के रखे थे हर राज्यों में। जब मोदी सरकार आई तो सिर्फ एक नियम लाया कि हिसाब देना पड़ेगा कि कहां खर्च किया। पता है कितने बंद हो गए एनजीओ? नंबर ऑफ एनजीओ कितने बंद हुए हैं? 2 लाख। और 2 लाख एनजीओ ऑन एन एवरेज, एक एनजीओ को कितना पैसा आता होगा विदेश से? आप अंदाजा लगा लीजिए। वो पैसा कहां जाता था, किस काम के लिए उपयोग होता था? आज वो बंद हो गया है तो वो एनजीओ वाले क्या कर रहे हैं? वो वही एनजीओ वाले क्रांतिकारी बनके घूम रहे हैं, आंदोलनजीवी, कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी शाहीन बाग के नाम पे, वही सब बैठे चल रहे हैं, वही सब कुर्ते वाले, बिंदी वाले ला के पैसा करते क्या था? हिसाब नहीं दोगे हैं? और पता चला कि अपने जमाने में तो जानकारियों के लिए आपका। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा, मतलब ये तो समझ लीजिए कि कुछ प्लानिंग बहुत बड़ा है।
इनकी कुछ बहुत बड़ी योजना बिल्कुल। है और इसीलिए बड़े ही सलीके से एक एक करके मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। ये सिस्टम या ये सिलसिला शुरू हुआ अमित 6 शाह से। बिलियन हाँ 6 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है सोरोस ने। उसने अपने बयान में कहा था 6 बिलियन यूएस डॉलर। आप ये उस 6 समझिए बिलियन कि का पहले क्या हो अमित रहा शाह है, से क्या शुरू कर हुआ, सकते हैं, सोचिए। फिर जबरदस्ती अमित शाह के परिवार को इसमें घसीटा गया। ये मत भूलिए कि कुछ लोगों ने तो अजीत डोभाल तक को टारगेट कर दिया, उनके बेटे के खिलाफ आरोप लगाए गए और उसका कनेक्शन कहीं से कहीं का जोड़ा गया। फिर अमित शाह पर टारगेट किया गया, नितिन गडकरी पर, हरदीप पुरी पर, और इसी तरह करके अब ये मामला अश्विनी वैष्णव तक पहुंच गया है। क्योंकि ये लोग पहले नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे, जब वहां बात नहीं बनी तो मोदी को बदनाम करने के लिए उनके कैबिनेट को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। और इसी तरह आप देखिएगा कहीं ये सिलसिला आगे दूसरे मंत्रियों तक ना पहुंच जाए। आएगा। मैं आज आपको लिख के देता हूं। किरण रिजिजू थोड़ा सा साफ, मैं आपको बता रहा हूं, अगले टारगेट किरण रिजिजू है। जितनी क्रिश्चियन मिशनरियां हैं ना, वो सब अभी पता नहीं क्यों किरण रिजिजू को टारगेट कर रही है। देखिए जल्द खबर आएगी। नहीं मैं तो देख रहा हूं ना, किरण रिजिजू अभी लद्दाख गए थे, वो लेह लद्दाख गए थे और वहां पर वो थे बहुत दिनों तक थे, और उनका वहां जाना भारत में ही कई लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भारत का एक सेंट्रल मिनिस्टर अगर जाता है लद्दाख, क्योंकि वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो खुद भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, अगर वो जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है भाई? वहाँ लोग बहुत धर्म को मानने वाले लोग भी तो हैं, उसमें बुरा क्या होना चाहिए? लेकिन कई लोगों को ये बात बुरी लगी। दर्द क्या है पता है? दर्द क्या है पता है? कि पहली बार इस देश में एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बौद्ध बना है। यह प्रेरोगेटिव किसी और के लिए था, तो वो सबसे ज्यादा चुभ रहा है। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जैसे डीप स्टेट को लेकर बातें कर रहे हैं, कल ही बात किया एक जगह जाके कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात किया कि भाई आदिवासी समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा लेकिन बाकी सब पे लागू होगा, तो बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, देखिएगा कैसी खबरें आती है। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स अपने अलग है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर ये बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।